गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की हिंदी ग्रामर। ये चैप्टर हम पुनः पढ़ रहे हैं, पहले भी हो चुका है आपका, लेकिन हम इसे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। भाषा और व्याकरण चैप्टर 1। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आओ इसके बारे में कुछ जानें कि भाषा कहाँ से आई, कैसे उत्पत्ति हुई, किसने स्टार्ट की। तो इस सब के बारे में आपके जानकारी देते हैं। हमारे पूर्वज बंदर थे, उनके पास भाषा नहीं थी, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था। जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों के पूर्वज, उन्हें कोई भाषा नहीं थी, उन्हें भाषा का कोई ज्ञान ही नहीं था कि क्या है भाषा। वो अपने जो कोई बात कहनी होती तो इशारों से बात को कहते थे या प्रकट करते थे। अपने विचारों को अपने साथियों को बताने के लिए उन लोगों द्वारा कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तु कार्य के लिए उपयोग में लाई जाने लगीं। जब भाषा नहीं थी तो अपनी बात को कहने के लिए इशारों से ही बात प्रकट करते थे, इशारों के द्वारा ही समझाते थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ निश्चित ध्वनि जिससे प्रयोग में लेके आए, जिससे वो समझ पाएँ और आसानी से कुछ आवाज़ें या कुछ वस्तुओं के जरिए ध्वनियाँ जिससे समझ जाएं। कई तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ें जैसे तथा प्रकृति की चीज़ों तथा यथा वायु, जल, अग्नि आदि से उत्पन्न ध्वनियों के नए प्रतीक नए वो अपनाने लगे कि कैसे समझाया जाए या कैसे समझ में आए, जो कालांतर में भाषा बन पाई। उन लोगों ने पत्थरों, चट्टानों पर भी कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। उन्होंने क्या किया, कुछ चट्टानों पर भी कुछ तरह के निशान बनाए, चिन्ह बनाए, जिससे समझाए जा सके, समझ में आ सके। इन चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली गई। हमारी भाषा फिर इन्हीं संकेतों और चिन्हों के द्वारा बनती चली गई। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, यानी इंसान मनुष्य ही भाषा का आदान प्रदान कर सकता है। अब देखिए, भाषा की आवश्यकता, तो जाहिर सी बात है भाषा की आवश्यकता तो होगी कि हम सामने वाले को कैसे समझाएं या सामने वाला कैसे समझे, हम कैसे बोलें। तो देखिए इसमें क्या है, मानव जब जंगलों में रहता था तब उसका जीवन पशुओं से मिलता जुलता था। जब मनुष्य जंगल में रहता था तो उसका जीवन किससे मिलता था, पशु पक्षियों से। शिकार करके या जंगली फल आदि खाकर भूख मिटाता था, या तो शिकार करता था या फल फूल खा लेता था। ठीक है, अपनी भूख को शांत करता था। गर्मी, सर्दी और बरसात से बचने के लिए गुफाओं में रहता था। गर्मी हो या सर्दी हो तो सब, या बरसात हो तो उनसे बचने के लिए क्या करता था, गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में आश्रय लेते थे। जब मानव ने समूह में रहना शुरू किया, समूह यानी इकट्ठा एक साथ रहना शुरू किया, तब उसे अपने मन के भाव प्रकट करने की आवश्यकता हुई। जब समूह में रहने लगे, एक साथ रहने लगे, तो उन्हें अपने मन के भाव यानी विचारों को प्रकट करने की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो नए आविष्कार भी होता है। प्रारंभ में अपने हाथ से कुछ संकेतों द्वारा अपने मन के भावों का आदान प्रदान प्रारंभ किया। शुरुआत में उन्होंने क्या किया, इशारों के द्वारा यानी अपनी बात को कहते थे जिससे वो सामने वाला समझ पाए। इस तरीके से शुरुआत की। संकेतों से जब काम चलना कठिन लगने लगा, अब इशारों से भी काम कठिन लगने लगा, तो उन्हें कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया। ये ध्वनियाँ ही शब्द बनी और शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। यानी कुछ आवाज़ें, कुछ ध्वनियाँ निकाली और वो ध्वनियाँ ही हमारी शब्द बनी, और उन शब्दों से ही किसका निर्माण हुआ, भाषा का। हर समूह ने अपनी अपनी ध्वनियों के अपने अपने अर्थ निश्चित किए। यही कारण है कि एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान की भाषा से अलग है। यानी कि हर समूह ने अपनी अपनी ध्वनियाँ, अपने अपने अर्थ अलग निश्चित किए, तो इससे एक स्थान की भाषा और दूसरे स्थान की भाषा अलग अलग है। जैसे जैसे मानव जीवन का विकास हुआ, वैसे वैसे भाषा का भी विकास हुआ। जनसंख्या बढ़ी तो गांव और शहर बने। जब जनसंख्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो क्या हुआ, गांव बने, फिर शहर बने। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते या बात पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई। यानी एक पीढ़ी के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाया जा सके, इस तरह की आवश्यकता महसूस हुई। तब ये भाषा लिखित रूप को
जन्म हुआ, तब भाषा में लिखित रूप का जन्म हुआ, यानी आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आए। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भाव विचारों को किसी को समझाना या किसी के मन के भाव के विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। अब देखिए भाषा के मुख्य रूप कितने हैं? भाषा के मुख्य रूप 3 हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा देखो आगे समझाते हैं। मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जब मनुष्य आपस में बोलकर सामने वाले व्यक्ति को अपने मन की बात समझाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर के समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। सेकंड देखिए लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने मन के विचारों को या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा का लिखित रूप कहते हैं, यानी कि हम अपने मन के विचारों को लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति उनको पढ़ करके समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य संकेतों के द्वारा यानी इशारों के द्वारा अपने भावों विचारों को दूसरों को समझाता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसमें न बोलचाल करना ना लिखना, इसमें क्या होता है सिर्फ इशारों के द्वारा अपनी बात को सामने वाले को समझाया जाता है, तो सामने वाला इशारों को देख करके ही समझता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे के लिए कल फिर।